एजुकेशन पैटर्न में ही आतंकवाद, सिविल वॉर की कोशिश करेंगे, साइबर अटैक की संभावना है, भड़काने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, दोस्तों नमस्कार, रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर तो हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि सीज फायर है? हाँ, ये जरूर है कि रॉकेट नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले तो कुछ सॉर्टीज हुई थी, कुछ फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर उड़ते हुए दिखे थे। तो क्या स्थिति है? और अभी हाल के बयान आए हैं, जो बहावलपुर की मस्जिद ढाई थी, वहां पे आतंकियों ने फिर से एक बार टेंट सिटी लगाई और वहां पर यह दावा किया कि भारत के हमलों का, ऑपरेशन सिंदूर का हम पूरी तरह से बदला लेंगे और श्रीनगर में बदला लेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ फिर से रिटायर्ड आईएएस, वरिष्ठ हिस्टोरियन और इस मामले के जानकार अजातशत्रु श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार राजन जी। तो इस मुद्दे पर हम सर सबकी नजरें हैं कि एक तरह से वॉर तो रुक गया, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर अभी भी चल रहा है, कम्युनिकेशन वॉर अभी भी चल रहा है। और अब जो धमकियां आई हैं कि बहावलपुर में की जो मस्जिद ढाई थी, उन्होंने, उनका कहना मस्जिद ढाई थी जो आतंकी अड्डे ढाए थे, उसका बदलाव श्रीनगर में लेंगे। किस तरह से लेंगे और क्या भारत की चेतावनी से उनको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पिछले 1947 से लेकर अभी तक का पाकिस्तान का इतिहास है जी, और ये इतिहास ये बताता है, जो हम लोगों के लिए सबक है और जो हम लोग को सीखना चाहिए और समझना चाहिए जी, कि पाकिस्तान की जो तासीर है, वो तासीर आतंक की है और वो आतंक की स्थिति वो कभी नहीं छोड़ पाए। जी, वहाँ पे कई फैक्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि यदि और कोई देश होता और देश के वहाँ के सेना या वहाँ के नेतृत्व करने वाले होते जी, तो सबसे पहले वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, जी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी कैलोरी की इंटेक वैल्यू, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे पूरी ताकत लगा। जी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, जो पाकिस्तान के देश को चलाता है, जी, उसके एजेंडा में वहाँ के नागरिक तो है ही नहीं। जी, और वहाँ पे कुछ रेडिकल एलिमेंट भी हैं, कुछ आतंकवादी एलिमेंट हैं, कुछ नारकोटिक्स के बिजनेस वाले हैं, ड्रग्स के बिजनेस वाले हैं, राइट, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में भारत के प्रति बहुत अधिक सख्त नफरत और सख्त कहना चाहिए बदला लेने की भावना है, कई कारणों से। जी, यदि आप देखें कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई कि नाइजीरिया में 4 पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है बोको हरम, उनको ट्रेनिंग दे रहे। अब आप बताइए जी, कि अफ्रीका में पहुंचे हुए, दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादी घटना होती है जी, तो या तो उसमें पाकिस्तानी नागरिक शामिल होता है, जी, या उसका जो ओरिजिन है, जो उसकी फंडिंग है, जो उसकी ट्रेनिंग है, जी, जो उसके गाइडेंस है, उन सब में अभी तक पिछले जब से ये आतंकवाद का लहर चालू ही है, जी, उन हर में पाकिस्तान का कोई ना कोई आदमी शामिल है। जी, और आईएसआई का हाथ है। आईएसआई का। जी, मैं वही अगले स्टेप में कहना चाह रहा था हाँ, कि जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, जी, उस स्टेट पॉलिसी में उसको कंट्रोल करती है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। आईएसआई पाकिस्तान आर्मी का इंटेलिजेंस विंग है, और जैसे इंडिया का इंटेलिजेंस विंग है, वो आर्मी से गवर्न या कंट्रोल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कंट्रोल होता है। जी, लेकिन पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस विंग है, जिसे हम आईएसआई कहते हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री से कंट्रोल होता है। उनकी स्टेट पॉलिसी है आतंक फैलाना, चाहे वो सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, इराक, ईरान या जिस कहीं भी है, सब जगह आतंकवादी घटनाओं में कहीं ना कहीं आईएसआई का रोल होता है। जी, तो उस स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आईएसआई जिस तरीके से जो उनकी अप्रोच है, जी,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी तासीर से, जब तक वहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा, पूरी तरह से, जब तक वहाँ का एजुकेशन पैटर्न में ही आतंकवाद, जी जी, मदरसा, राइट, और जो उनके बुक्स हैं स्कूल्स में, जिस तरीके से वो एंटी भारत के बारे में दुश्मनी या हिंदुओं के बारे में दुश्मनी पढ़ाते हैं जी, तो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, जब तक उनका नेतृत्व को ये ऐसा नया नेतृत्व नहीं आएगा जो पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सोचे, तब तक पाकिस्तान से हम यह अपेक्षा करें कि वो भारत के विरुद्ध कोई दुश्मनी छोड़ देगा या आतंकवादी घटनाएं छोड़ देगा, तो नहीं छोड़ेगा। इतना जरूर है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की सेना का भारत की सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं। जी, भारत ने 1 to 1 4 दिन में भारत ने जिस तरीके से आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया 9 साइट्स पर, जी, जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, जो उनके मुख्यालय थे, वहाँ पे जिस तरीके से गोले बरसाए हैं, बम गिराए हैं, जो पाकिस्तान के 8 एयर बेस पे गिरा दिए हैं, बम गिराए हैं, उनकी हवाई पट्टियाँ बिल्कुल कर दी। तो इसलिए पाकिस्तान 1 to 1 का में वार या अटैक करने की स्थिति में ना तो सोच सकता है, ना कर सकता है। और यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि 1 to 1 वॉर तो, लेकिन खतरा क्या है जी, जिसके बारे में हमको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हमें पाकिस्तान से खतरा है, हाँ, अभी भी है जी। उसको यदि हम मोटे रूप से क्लासिफाई करें तो पहला तो ये कि वो आतंकवादी घटनाएं प्रॉक्सी के थ्रू वो फिर से भारत के किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में वो करने की संभावना है। शायद कुछ नया करेगा, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी शहर में ऐसा कर सकता है। तो हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, डर के रहने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश की तरफ से भी कर सकता है, ठीक है जी, हमको डर के रहने की जरूरत नहीं जी, सतर्क रहना, बस सतर्क रहना। सिर्फ इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसीज को ही नहीं, सिर्फ पुलिस या सेना को ही नहीं, जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनको अपने अपने तरीके से सतर्क और जो उनके कर्तव्य हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2 जिसको मैं फोर्सी कर रहा हूँ, वो एक जो नया सिनेरियो बन गया पूरी दुनिया में बना हुआ है, साइबर अटैक का। जी, बिल्कुल। तो वो साइबर अटैक की संभावनाएं हैं कि ISI जी, और जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं, जी, क्योंकि उनकी अब सीधे हिम्मत तो नहीं है कि वो आतंकवादी संगठन यहाँ पे आके कुछ कर सकें जी, क्योंकि उनको मालूम है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में लगातार उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया जी, तो वो साइबर अटैक जैसी चीजें चुपके कर सकते हैं। जी, तीसरा एक और है जो हमको बहुत सावधानी रखनी है और सतर्क रहने की जरूरत जी, वो ये है कि भारत में वो झूठे नकली जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फेक ऐड, जो फेक आईडी बना के और यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया में जो फेक कंटेंट और फेक आईडी बन के चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा भड़काऊ भी है। भड़काऊ जी, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा धर्म के लोग हैं जी, सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, और कुछ कहीं कुछ अपने आपस में किसी की कोई नाराजगी होती है या किसी के कोई संपत्ति विवाद होते हैं या कभी किसी प्रकार का कोई अन्य इश्यूज हो जाते हैं, तो उसको ये ISI इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी कोई भी किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसे कोई भी मैसेज, ऐसे कोई भी न्यूज़, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जी, ऐसे मिले जो भारत के लिए डैमेजिंग हो, तो सभी लोगों को, सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज में नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जनता को, पूरे 140 करोड़ जनसंख्या, 140 से ऊपर हो रही है हमारी जनसंख्या जी, हर किसी नागरिक को जी, जिसके पास में ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहा है, जी,
उन सबको सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसी यदि कोई भी न्यूज आती है तो उसको तुरंत जिम्मेदार एजेंसीज को सूचना दे, उनको अवगत कराए, एजेंसीज उनकी जांच कर लेगी। और ये भी पाया जा रहा है कि वो फेक आईडी जो बनाएंगे वो भारतीयों के नाम से ही बनाएंगे। बिल्कुल, फेक आईडी भारतीयों के नाम से बनाएंगे, हर तरह के धर्म में जाएंगे, हर धर्म की एक फेक आईडी होगी और एक दूसरे के खिलाफ बहुत कड़वा बोलेंगे, बहुत गंदा बोलेंगे, ताकि दूसरा भड़क सके। और ऐसी झूठी न्यूज भी फैला सकते हैं कि साहब इसने उसके साथ जाति की, इसने उसके साथ अन्याय किया, इसने साहब वहां पे उनको रहने के लिए मकान नहीं दिया, या मकान उनको कोई प्रसंपत्ति उनकी जबरदस्ती कब्जा कर ली, या इनके साथ में उन्होंने मारपीट कर दी। इस तरीके की झूठी न्यूज इस समय ये चलाने की संभावनाएं हैं, जिस पर हमको सचेत रहने की जरूरत है। और ऐसी कोई भी न्यूज हो तो उस पे उसको अंधविश्वास ना करते हुए उसको आगे स्प्रेड ना करें, उसको आगे फैलाएं ना, वायरल ना करें। और सबसे पहले जिम्मेदार एजेंसी को ऐसी कोई भी जो न्यूज होती है उसके बारे में तुरंत जानकारी दें, तो एजेंसीज अपने स्रोतों से उसको वेरीफाई कर लेंगी। पहले भी हमने देखा कि कई बार उन्होंने झूठी न्यूज फैलाई जी। आपको यदि याद हो कि हमारे क्रिकेट स्टार अर्शदीप सिंह थे, उनसे एक कैच छूट गया था तो बहुत सारी उन्होंने भारतीयों के नाम से आईडी बना के चलाई थी जी, राइट। मोहम्मद शमी में हमने देखा कि उसमें भी उन्होंने फेक आईडी बना के, जो हमारे महान क्रिकेटर हैं उनके बारे में भी उन्होंने फर्जी न्यूज बना के सर्कुलेट किया। ये तो अच्छा है कि संबंधित खिलाड़ी, संबंधित लोग इसके बहकावे में नहीं आए। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है। नहीं, पर और बाद में मालूम पड़ा कि सारी फेक न्यूज थी। तो इसकी संभावना इस आतंकिस्तान से तो मुझे लगती है कि ये चुप नहीं बैठे, इसकी तासीर में नहीं। और दूसरे, इनकी इकोनॉमी अलाउ नहीं करती। इनकी इकोनॉमी ही आतंकवादी घटनाओं को आगे बढ़ाने का करती है, क्योंकि इनको ड्रग्स का भी बिजनेस करना है। बिल्कुल, तो इकोनॉमी है क्या उनकी? वो ड्रग्स है, दूसरी चीज है हथियार है। ड्रग्स के बिजनेस में वहाँ पे आर्मी के, पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जी। तो वो चाहते हैं कि आम नागरिकों का ध्यान और किसी और बना रहे और यहाँ पे वो अपना काम धंधा करते रहे, पैसा कमाते रहे अवैध रूप से। तो ये स्थिति। तो आपने ये बड़ा साफ कर दिया कि जैसे सिविल वॉर की कोशिश करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन स्पेसिफिकली ये मेंशन करके ये बताना कि श्रीनगर में हम इसका बदला लेंगे, तो क्या उनको ऐसा लगता है कि श्रीनगर वाले उनका साथ देंगे? नहीं, अभी आप देखिए जब पहलगाम में हुआ, पूरा कश्मीर बंद हुआ, पूरा बदल गया, पूरा बदल गया। कश्मीर की तासीर जो पहले जैसे नहीं रही, तो वहाँ पर जगह जगह पर उन्होंने उसको कंडेम किया, जगह जगह पर उन्होंने, वो जगह फ्लरिश कर रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ गया, लोगों को रहने खाने का जो है वो एक तरह से सबसे पीक टाइम है जहाँ पे वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इसके अलावा उनको समझ में आ गया कि ये उनके दुश्मन है। हाँ, एक्चुअली पाकिस्तान को चिंता ये है कि जो पीओके है जी, वो पीओके के लोग भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारत से जुड़ना चाह रहे हैं। तो जो आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को जो अपना पाकिस्तान ओवरसीज सिटीजन के सामने भाषण दिया था जी, उस भाषण को यदि आप एनालिसिस करें जिसमें वो कहता है कि कश्मीर हमारे गले की नस है, तो वो एक्चुअली इस चीज को ही अपने भय को प्रकट कर रहा है कि कहीं ये लोग ना मिल जाए वो उसके। यदि भाषण को आप एनालिसिस करें, जब वो कहता है कि साहब हिंदू और हमारी अलग कल्चर है, हमारे अलग एस्पिरेशन है, हमारे अलग ड्रीम्स हैं, तो वो कश्मीर के लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि आप भारत के साथ में मत जुड़िए। बिल्कुल, जबकि उन्होंने बिल्कुल साफ नकार दिया है। 2 नेशन थ्योरी की जो बात है वो तो 1947 में किस्सा खत्म हो गया। भारत के लोगों ने मान लिया कि साहब पाकिस्तान बन गया, हमने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, हम भूल गए जी, राइट। तो ये बात उसको आसिम मुनीर जैसे आर्मी के चीफ को कहने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? उसको समझने की जरूरत है। आज वो 78 साल बाद इस चीज की प्रासंगिकता नहीं थी, पर उसने कहा, इसलिए कहा क्योंकि उसके मन में ये खतरा आ गया है कि कश्मीर के लोग भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। उन्होंने सीधी लड़ाई 1965 में एक बार करने की कोशिश की थी जी, और उसमें भी उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के आम नागरिक समर्थन करेंगे और उस तरीके से हम कश्मीर को छीन लेंगे, लेकिन 1965 में भी आम नागरिकों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान की कभी हिम्मत नहीं रही जी।
पाकिस्तान उसके बाद में 98 के बाद से जी न्यूक्लियर के बारे में धमकी डराने की कोशिश करता रहता था। हाँ। अब ऑपरेशन सिंदूर से वो भी बात खत्म खत्म हो गई, बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हम एक तो परमाणु आपकी धमकी से डरेंगे नहीं, न्यूक्लियर जो आप किस तरह से धमकी दे रहे हो उससे डरेंगे नहीं। आपकी गोली आपने फेंकी तो हम गोला फेंकेंगे। हाँ। ये 2 बार कहा है। और आज मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि भोपाल में, कानपुर में, जहां जहां वो गए हैं, उन्होंने जहां जहां वो गए हैं, वहां वो बिल्कुल खास, बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पर उन्होंने कहा है कि अब तुमने कुछ करा बिल्कुल स्पष्ट तो तुम साफ हो जाओगे, है ना? ये बहुत साफ हो गया। लेकिन इसमें एक चीज जो अब मैं थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ता हूं कि जो जिस तरह से अमेरिका और चाइना एक्सपोज हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये बिल्कुल साफ हो गया कि अमेरिका तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अब अमेरिकी लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका नहीं दे रहा था, ट्रंप दे रहा था। अमेरिका के जो हित जी। हैं उसके विपरीत जाके ट्रंप कुछ ऐसे इनिशिएटिव, कुछ स्टेप ले रहा है जी। जिसके रिपरकशन में अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। हाँ। और ट्रंप अमेरिका के हितों के विपरीत जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहा है, हाँ। उससे लग रहा है कि वो अपने परिवार के बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए। जैसे ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर डंप जो है वो अमेरिका का वो एक्सपोज हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर कंट्री रहा ही नहीं। फिर इसका मतलब तो जो जिस तरह से बातें सामने आई हैं कि अमेरिका की टीम वहां पे गई और वो न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने चेक किया रेडिएशन है कि नहीं, अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा समझ में आता है कि जिस तरीके से जैसे F-16 प्लेन इतने समय से पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए, जी। कोई कारण नहीं समझ में आता कि F-16 प्लेन जो पूरे दुनिया में बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखता रहा है, हाँ। वो पाकिस्तान को क्यों दिए? जी। जब अमेरिका बाहर आ गया अफगानिस्तान से, हाँ, हाँ। तो उसके बाद में भी पाकिस्तान को अभी उन्होंने वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू उन्होंने लोन दिलाए, वर्ल्ड बैंक से लोन दिला रहे हैं, राइट? अभी उन्होंने F-16 में $500 मिलियन के करीब में उन्होंने मेंटेनेंस का उसका खर्चा दिया। तो ये सब क्यों दे रहा है? जी। इसका स्पष्ट उत्तर अभी सामने नहीं आया है, पर नियर फ्यूचर में स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि अमेरिका के और क्या हिडन इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, कोई ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल। और तभी ये लोन भी जा रहा है। और इसकी देखिए, इसकी काफी आलोचना हुई है। रशिया ने तो खुलकर कह दिया है कि अमेरिका और यूरोप ये चाहते हैं कि भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, और वो जो है वहां के विदेश मंत्री ने कहा है। तो इस स्थिति में ये एक्सपोज नहीं होंगे, ये बिल्कुल होंगे। चीन भी एक्सपोज है, चीन भी भारत के हितों के विपरीत ही काम जी, करता है। लेकिन वो तो बिल्कुल सामने नहीं आएगा। ठीक, तो भारत अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जी। भारत ना अमेरिका के साथ में है कि चीन के विरोध में है जी। या और किसी देश की जरूरत है। जी। आप देखिएगा कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी और भारत की सेना की मजबूती और भारत के नेतृत्व की मजबूती है, जी। तो दुनिया में भारत की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। भारत को कोई किसी के कैंप में रहने की जरूरत नहीं है। भारत जो ग्रुप ऑफ 77 है, उसका अपने आप में एक नेतृत्व कर रहा है। तो इसलिए भारत को कोई किसी और ट्रंप का बार बार ये कहना, मतलब मुझे लगता है आज ये 5वीं या 6ठी बार ट्रंप ने कहा है कि हमने मीडिएट किया, दोनों के बीच में सीज फायर करवाया। कुछ भी 2 बार कह दिया कि नहीं हमने तो उनको समझाया था। तीसरी बार फिर कहा, अब उन्होंने फिर से कहा है कि हमने पाकिस्तान और इनके बीच में मीडिएट किया, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो वहाँ पे जाना। अमेरिका के कोर्ट में केस चल रहा है, उसके जो टैरिफ का उसने बढ़ाया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को पावर नहीं है। तो वो जस्टिफाई करने के लिए कि सब टैरिफ से हम लोगों को, ट्रेड से हम दुनिया के देशों को युद्ध रोक रहे हैं, तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया है। चाइना ने जो जिस तरह से मदद की पेशकश की, अब आप देखिए कि वो जो जेन 5 जो जितने फाइटर प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये एस्केलेट कर रहे हैं फिर से? चाइना के इंटरेस्ट है पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी कंट्री बना के रखना, प्रॉक्सी स्टेट बना के रखना। तो चाइना तो पाकिस्तान को कर्जे में डुबो के रखना चाहता है, अपने ऊपर टोटली डिपेंडेंट करना चाहता है, क्योंकि वो भारत के अगेंस्ट में एक फ्रंट रखना चाह रहा है। दूसरा, उसको हॉट वाटर पोर्ट चाहिए ग्वादर में। तो वो चाइना के तो बहुत ही स्पष्ट रूप से इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ में जुड़े रहना। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका के इंटरेस्ट अभी तो जो ऐसा समझ में आया कि जब 2006 के बाद से, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर प्रेसिडेंट थे, तब से उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी और भारत के साथ में उन्होंने जुड़ने के लिए अपने स्टेटमेंट शुरू किए थे और कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद से भारत के चाहे ओबामा रहे हो चाहे बाइडेन रहे हो, भारत के साथ संबंधों में इम्प्रूवमेंट लगातार बना रहा। जब ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर था तब भी भारत के साथ में अभी अच्छे संबंध थे। ट्रंप ने जब ओथ लिया तब तक भी ऐसा लगता था कि ट्रंप भारत के लिए ज़्यादा
जुड़ाव रखते हैं जी लेकिन पिछले 15-20 दिनों से एकदम से मामला एक्सपोज हो चेंज गया, लग रहा है हाँ, चेंज लग रहा है। और इसी समय न्यूज आ रही है कि ट्रम्प के जो चिरंजीव हैं, ट्रम्प जूनियर ट्रम्प हैं, हाँ उन्होंने एक बिटकॉइन का उनकी एक कंपनी बनाई हुई जी, है जी, क्रिप्टो करेंसी की। जी। उस क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस पाकिस्तान के साथ में शुरू कर रहे जी हैं। जी कुछ वो पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर कर रहे हैं, जी। कुछ गोल्ड की संभावनाएं एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ रियल एस्टेट की संभावनाएं कर रहे हैं। जी तो एकदम से ट्रम्प के परिवार का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान के साथ में बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसी के संदर्भ में ट्रम्प उसको डिटो करते हुए दिख रहे हैं। ट्रम्प का ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अमेरिका और भारत का कितना बड़ा बिजनेस है, क्या जी। हिस्टोरिकल संबंध है जी और भारतीयों का अमेरिका के विकास में कितना बड़ा योगदान है। जी। वो अभी उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने खुद के व्यवसाय की ओर है। हाँ। तो एक समय जब अफगानिस्तान को लेकर रशिया और अमेरिका में जो इशू चला था और दोनों ये कोशिश कर रहे थे कि मैं अफगानिस्तान पे कब्जा करूं, पहले रशिया ने किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने किया और आज अफगानिस्तान की क्या स्थिति है। यह स्थिति अब अमेरिका और चाइना के बीच में टसल है कि पाकिस्तान को कौन अपने पाले में लाए। ये आएगी, है ना? बहुत आपने सही कहा है। ये पाकिस्तान को अपने कब्जे में, क्योंकि अमेरिका और चीन के भी इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। तो और अमेरिका पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है या जी। ब्यूरोक्रेसी है जी। उनके व्यक्तिगत हित अमेरिका के साथ में। जी। वहाँ के उनके लड़के बच्चे वहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, जी। व्यवसाय करते हैं। चीन के लिए तो उनको सिर्फ एक कितना इंटरेस्ट है कि चीन पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध में सपोर्ट करता है। जी बिजनेस चाहे उन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब में, अगर भारत और पाकिस्तान खड़े हुए तो हाँ, चीन पाकिस्तान के पास जाएगा। तो लेकिन जब अमेरिका और चीन का डायरेक्ट क्लैश होगा हाँ। तब पाकिस्तान एक वहां पर बैटलफील्ड बनेगा हाँ। कि किसका कंट्रोल अमेरिका का ज्यादा है कि चीन का ज्यादा जी, है, जी। और उसमें नुकसान पाकिस्तान को ही हो। एक फोटो आया था जिसमें कि मिसाइल छोड़ रहे हैं और वो फोटो जो है वो आसिफ मुनीर ने उनको तस्वीर पेश की थी कि देखिए हमारी मिसाइल्स कितने छोड़ रही हैं और पाकिस्तान के ही मीडिया ने उसकी इतनी मजाक उड़ाई है कि आप जो है अपने प्रधानमंत्री और आप आर्मी चीफ जो एक दूसरे को फील्ड मार्शल जो है वो अपने आप को बता रहे हैं कि देखिए हमारी मिसाइल का चित्र है। इस दुनिया में हमें पाकिस्तान की बहुत हंसी उड़ी हुई है हाँ। सिर्फ उस फोटोग्राफ को लेके बताइए। कि इतनी इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट हाँ और इतनी झूठी सेना हाँ और झूठा देश। पाकिस्तान बिल्कुल भारत के सामने कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, बस हमको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ। यदि पाकिस्तान किसी भी प्रकार के कोई भी दुस्साहस करेगा हाँ। तो उसको तत्काल उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और भारत ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अब जो स्थिति है वो सिर्फ एलओसी पे नहीं रहेगी, हाँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रहेगी, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ना होकर सीधे शहर के भीतर जाएगी। तो जहां से भी पाकिस्तान के इन आतंकवादी घटनाओं के ओरिजिन होगा, जहां से भी उनको बढ़ावा दिया जा रहा होगा, तो भारत सीधे वहीं पर अपना प्रिसाइज बिल्कुल एक अटैक करेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो हम देख रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की स्थिति अब एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हमें नजर आई है तो उसमें कि भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बस हमें एक मौका दे दो। अब आप यही वजह है कि पाकिस्तान के पास अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपकी क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं वो हमें जरूर लिखें। पाकिस्तान की स्थिति और अमेरिका और चाइना का एक्सपोज होना आप कितना सही मानते हैं, और भारत में जो साइबर वॉर या दूसरी तरह की गतिविधियां जैसा कि श्रीवास्तव साहब बता रहे थे, उन पर रोक लगाने के लिए हम और आप किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में आपकी राय हमें बहुत मदद करेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।